स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक जानकारी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ये वीडियो का पार्ट 1 है। तो इस वीडियो के ज़रिए हम जानेंगे कि वो क्या रीज़न्स थे जो हमें ये तीनों रिफॉर्म्स अपने देश पे लागू करने पड़े। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया फॉलोड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। दैट मीन्स हम कैपिटलिस्ट भी फॉलो करेंगे और सोशलिस्ट इकोनॉमी भी फॉलो करेंगे। दैट मीन्स हम प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों को साथ लेके चलेंगे, दोनों को ही प्रायोरिटी देंगे। बट द मेन फैक्ट इज दैट प्राइवेट सेक्टर वाज इग्नोर्ड एंड द पब्लिक सेक्टर डोमिनेटेड एंड कंट्रोल द इंडियन इकोनॉमी। बट उस टाइम हम लोगों की सरकार पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही थी। गवर्नमेंट डिड ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन द पब्लिक सेक्टर एंड लेस इन प्राइवेट सेक्टर विच हैम्पर्ड द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उस टाइम हमारे जो सरकार थे उन्होंने प्राइवेट सेक्टर पर कम और पब्लिक सेक्टर पर ज़्यादा पैसे लगाए, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की पब्लिक सेक्टर पे। तो उस समय की सरकार अपने प्लान्स में पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे और प्राइवेट सेक्टर को कम। और आने वाली जितनी भी सरकारें थी, अगले 40 सालों तक जो सरकारें बैठी उन सभी ने पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, ना कि प्राइवेट सेक्टर को। और 1991 आते आते हमारी इकोनॉमी पूरी तरीके से क्रैश हो गई थी, जिसकी वजह से हमें लोन भी लेने पड़े और न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी लाने पड़े। तो 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस का रीज़न क्या था? इसका फर्स्ट पॉइंट है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर्स। तो 1951 से 1990 तक पब्लिक सेक्टर का इम्पोर्टेंट रोल तो था इकोनॉमिक के डेवलपमेंट पे, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटिंग था, निराशाजनक था। पब्लिक सेक्टर से सरकार को ह्यूज लॉस हुआ। फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर इकोनॉमी को डेवलप बनाना है तो रिफॉर्म्स ज़रूरी है। हमारा अगला पॉइंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन शॉर्ट बीओपी। अब बीओपी क्या होता है? तो बीओपी इज़ अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो बीओपी डेफिसिट में था। अब क्यों डेफिसिट में था? क्योंकि हमें फॉरेन पेमेंट्स ज़्यादा करने पड़ रहे थे फॉरेन रिसीट के मुकाबले, क्योंकि हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे थे एक्सपोर्ट के मुकाबले। हमारी सामान बिक ही नहीं रही थी क्योंकि उनकी रेट हाई थी और क्वालिटी लो थी इंटरनेशनल मार्केट में। अगला पॉइंट है इन्फ्लेशनरी प्रेशर। तो उस टाइम हमारे देश में इन्फ्लेशन की समस्या उत्पन्न हो गई थी क्योंकि चीज़ों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि ज़रूरी चीज़ों के सामान मार्केट में शॉर्टेज थी। और यह सिंपल इकोनॉमिक्स रूल्स है कि अगर किसी भी चीज़ का शॉर्टेज होता है तो उसकी प्राइस तो ऊपर जाती ही है। अगला रीज़न है ह्यूज बर्डन ऑफ डेथ, यानी द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट वाज मच हायर दैन रेवेन्यू। मतलब जितना गवर्नमेंट का रेवेन्यू नहीं हो रहा था उससे ज़्यादा गवर्नमेंट खर्च कर रही थी, जिसका रिज़ल्ट ये निकला कि गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ा मनी बैंक से, पब्लिक से और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। अगला रीज़न है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। गवर्नमेंट जो थे उस टाइम वो इकोनॉमी को अच्छे से मैनेज कर ही नहीं पा रही थी। द गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू जनरेट सफिशिएंट रेवेन्यू फ्रॉम इंटरनल सोर्सेस लाइक टैक्सेशन, रनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस एक्सेट्रा। टैक्सेशन और पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस से गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू जनरेट तक नहीं कर पा रही थी। गवर्नमेंट एक्सपेंसेस बिगिन टू एक्सीड इट्स रेवेन्यू बाय सच लार्ज मार्जिन दैट इट बिकम अनस्टेबल। तो उस टाइम गवर्नमेंट की एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जितना रेवेन्यू नहीं था उससे बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, मार्जिन बहुत ज़्यादा था रेवेन्यू और एक्सपेंसेस में। तो ये तो वो बात हो गई आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, लेकिन यहाँ खर्चा रुपया नहीं, यहाँ खर्चा 100 हो रहा था। तो ये मोटे मोटे कारण थे कि हमें क्यों न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने पड़े। तो 1991 में क्या हुआ? हमारी इकोनॉमी पूरी तरीके से क्रैश हो गई थी। हम 14 दिनों तक भी संभाल नहीं पा रहे थे अपनी इकोनॉमी को। तो उस टाइम क्राइसिस की मैनेजमेंट के लिए 1991 में इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रोच की इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट में, जिसको वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोला जाता है। तो इंडियन गवर्नमेंट को वहाँ से
$7 बिलियन US डॉलर्स का लोन मिला। तो वर्ल्ड बैंक और IMF ने लोन तो दे दी, लेकिन उसमें कुछ शर्तें रखी। शर्तें क्या, उन्होंने समझाया और कहा कि आपकी इकोनॉमिक रिफॉर्म से ही इरेक्ट हो सकती है, खड़ी हो सकती है। तो उस टाइम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, उनका बहुत बड़ा योगदान था न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म में। तो 3 इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म्स थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट में लिबरलाइजेशन में उन्होंने बताया कि आप अपनी कंपनी को, अपनी जो प्राइवेट कंपनीज है उन्हें थोड़ा लाइसेंस प्रोवाइड करें, उनके लिए थोड़ा लिबरल हो जाए। फिर उन्होंने प्राइवेटाइजेशन के बारे में बताया कि इंडिया को अपनी ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे देनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इफ़िशेंटली काम करती है इन रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर। नेक्स्ट कि आप अपनी इकोनॉमी को ग्लोबलाइज करें, मल्टीनेशनल कंपनी के साथ इंटीग्रेट करें, कंपटीशन बढ़ने दें, जिससे पीपल्स को और गवर्नमेंट को दोनों को फ़ायदा हो। विदेशी कंपनीज़ और जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ है उस पर टैक्स और कोटास तो थोड़ा कम कर दें, जिससे वहाँ सामान सस्ता मिले और सरकार को भी फ़ायदा मिले। तो ये थे इम्पॉर्टेंट 3 रिफॉर्म्स और रीज़न्स इकोनॉमिक रिफॉर्म के। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन तीनों पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ेंगे इन अ डिटेल वे। थैंक यू वेरी मच।